बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक केस PLD 2020 पेज 508। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट थी उसके फैसले को सेटिसाइड किया और जो नीचे वाली दोनों अदालतों का फैसला था, फैमिली जज का और एपीलेट कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड रखा। यहाँ पे केस इस तरह से था कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ। यहाँ पर एग्रीमेंट इस बेस पे हुआ कि मदर ने कहा कि उसको खुला चाहिए, तो फादर ने, बच्चे का जो फादर है, उस औरत का जो शोहर है, उसने ये कंडीशन रखी कि अगर बच्चे की कस्टडी क्लेम नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये वैलिड रीज़न नहीं है, वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। इस तरह से कोई नहीं है। जब कुरान पाक हमें बता रहा है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक औरत जब मर्जी चाहे तो वो खुला ले सकती है, तो उसकी खुला पर जब कुरान कोई किसी तरह की कंडीशन नहीं रख रहा, कोई शराइत नहीं है, सिर्फ इस्लाम में भी यही है कि हक में है जो होता है उसको वापस करना होता है। फिर लॉ ऑफ द लैंड जो है उसमें 50% की भी आ गई है कि उसको सरेंडर करना पड़ता है। अगर डेफर होता है या प्रॉम्प्ट होता है तो उसका 25% उसको सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो जो औरत है वो अपना हक महर भी सरेंडर कर देती है, जिसमें उसका 5 मरले का घर होता है, 4 तोले सोना है, साथ में एक बच्चा होता है, वो बेटे की कस्टडी भी है, 60 साल का बच्चा है, साथ में वो उसकी जो कस्टडी है, फिजिकल कस्टडी, उससे भी सरेंडर कर जाती है कि ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, मुझे आप खुला दे दें तो मैं बच्चे की जो फिजिकल कस्टडी है वो क्लेम नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर खुला के बाद जब तलाक हो जाती है तो जो औरत है वो कस्टडी क्लेम कर लेती है फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट जो है वो जो औरत के हक में फ़ैसला दे देती है, वो उस एग्रीमेंट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने भी यही कहा कि जो बच्चा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर कस्टडी उसको, कानून भी और इस्लाम भी इस एज तक बच्चे की कस्टडी अगर दे रहा है माँ को, तो ये जो एग्रीमेंट है इस एग्रीमेंट की तो कोई वैल्यू नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 23 एंड सेक्शन 25 के तहत जो शराइत होती हैं, उसमें जो कंसिडरेशन होती हैं, उसको मद्देनज़र रखा जाता है। जो अगर शराइत ही इलीगल होंगी तो फिर जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड होगा। तो यहाँ पर इस एग्रीमेंट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फैमिली कोर्ट ने जो बच्चे की कस्टडी मदर को देने का ऑर्डर कर दिया, तो यहाँ पर इस फैसले के खिलाफ अपील होती है। अपील में भी जो एपीलेट कोर्ट है वो बच्चे की जो कस्टडी है वो मदर की हक में ऑर्डर करती है। इन दोनों फैसलों के खिलाफ जो बच्चे का बाप है वो जाता है हाई कोर्ट में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 199 के तहत वो रिट करता है, और यहाँ पर जब रिट होती है तो हाई कोर्ट जो नीचे वाली दोनों फैसले थे फैमिली जज के और एपीलेट फोरम के, उसको हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट है, इन फैसलों को सेट असाइड कर देती है। यहाँ पर फिर ये बात आती है कि हाई कोर्ट कहती है कि जो मदर है वो व्हील चेयर पे है, वो डिसेबल है, क्रिपल्ड है, यहाँ पे उसके लिए वो मूव नहीं कर सकती, तो वो बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी। सेकेंडली यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सही सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इस वजह से भी जो मदर है वो बच्चे की कस्टडी नहीं लेने की हकदार। इस फैसले के खिलाफ जो मदर है वो चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आता है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बच्चे को मेंटेन करना मदर की जिम्मेदारी नहीं है, वो बाप की जिम्मेदारी है। और अगर अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अगर बच्चे की कस्टडी जो है वो मदर के पास होनी चाहिए, तो खुला की जो कंडीशन है जिसमें औरत अपना हक महर भी छोड़ रही है, तो यहाँ पर जो खुला की कंडीशन, खुला में ये कंडीशन रख देना कि वो बच्चे को क्लेम नहीं करेगी, ये बिल्कुल गलत है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। और कोई भी लॉ, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा वो वाइड होगा, उसकी लॉ में कोई अहमियत नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है फिजिकल कस्टडी का ऑर्डर कर देती है मदर के हक में। यहाँ पर हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि मदर व्हील चेयर पे है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मदर शादी के टाइम पे भी व्हील चेयर पे थी, जब वो शादी होके आती है तब भी व्हील चेयर पे है, फिर डिसेबल तो वो शुरू से ही है, फिर उसके बाद जब बच्चे पैदा होता है तब भी मदर डिसेबल है। बच्चे को वो 9 महीने जो कैरी करती है उस वक्त भी मदर डिसेबल थी, लेकिन उस वक्त भी उसने प्रॉपरली बच्चे का ख्याल रखा, बच्चे को पैदा किया, उस वक्त भी वो डिसेबल है। और अब जब कस्टडी की बात आ जाती है
तो सिर्फ एक एग्रीमेंट जिसकी कोई बेस ही नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो ये एग्रीमेंट बनता ही नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं है और जो इसमें शराइत है वो भी इलीगल है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो मदर है वो बच्चे की कस्टडी ले सकती है और बच्चे की कस्टडी का ऑर्डर माँ के हक में ही किया। यहाँ पर जो बच्चे का बाप था उसने ये भी कहा कि जो बच्चा है वो माँ के साथ जाना नहीं चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बावजूद जो बच्चे की कस्टडी थी वो मदर को हैंडओवर करने का ऑर्डर किया कि ये तो जो फादर है उसने बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट भी किया होगा, मदर के हवाले से उसको डराया भी होगा, तो इस वजह से जो बच्चा है वो नहीं जा रहा होगा। लेकिन जो मदर है वो बच्चे की कस्टडी का जो उसको राइट दिया गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास राइट है आर्टिकल 9, 14 एंड 25 के तहत, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि वो सरप्राइज्ड है कि किस तरह से हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे रखकर जो दोनों अदालतों की जजमेंट थी उसको सेट असाइड किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी फंडामेंटल राइट्स में ही है आर्टिकल जो मैंने बताए, आर्टिकल 9, 14 एंड 25 में जब ये औरत को हक दे रहे हैं उसकी लाइफ के बारे में, तो फिर इस तरह से इसमें कस्टडी भी आ जाती है, इसमें उसके अपने पर्सनल राइट्स भी आ जाते हैं। फिर हाई कोर्ट किस तरह से उसके ये जो फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड कर सकती है। तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छा केस है। और अक्सर केसेस में होता है कि मदर को बच्चे की कस्टडी नहीं दी जाती, कराया जाता है, कस्टडी अदालतें तो दे देती हैं, लेकिन अक्सर जो है केसेस में मदर से कहते हैं एग्रीमेंट कर लें, तो उस एग्रीमेंट की कानून में कोई अहमियत नहीं है। अगर एग्रीमेंट कर भी लेते हैं, ये जजमेंट पढ़ने के बाद भी अगर एग्रीमेंट कर लिया जाए तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। फैमिली कोर्ट में सेक्शन 25 की एप्लीकेशन देके बच्चे की कस्टडी आसानी के साथ ली जा सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।